Hello everyone, thank you so much for joining in. I hope you are doing good. I am Sonal Jain, your host, and I welcome you to a brand new episode of Gupshup with Pals. In today's episode, we have Mr. Ashok Lal, who is a playwright, lyricist, poet, and author. He started his journey from State Trading Corporation, where he has a distinguished career and served in India as well as in Japan. He took premature retirement from STC to become a full-time writer. He has written several plays, films, and TV shows since 1980s. His most popular and award-winning play include Shatru, Ek Mamuli Aadmi, Taramati, Aatma Fera, and many more. Ek Mamuli Aadmi is the third most staged Hindi play of all times and has bestowed with many prestigious national and international awards. As an Urdu poet, he has received tremendous critical acclaims and participated in numerous cultural festivals and mushairas, including Jashn-e-Ekta. So, presenting to you one of the most experienced and esteemed personality of the series, Ashok Lal. Hello, sir. How are you? या सो फर्स्टली कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले तो हमारे जो इसका पॉडकास्ट का स्ट्रक्चर है वो दैट इज लाइक दो सेक्शन में बटा हुआ है. दैट इज फर्स्टली इज टॉक सेक्शन, दैट इज अ लॉन्ग सेक्शन, एंड सेकंडली अ वेरी शॉर्ट सेक्शन, टाइप ऑफ रैपिड फायर. Okay, I should be prepared. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि फर्स्टली इट्स माय टोटल ऑनर दैट टू हैव यू हियर. I got introduced to you through Manas Lal, who was one of the early guests here in the series, and I'm thankful to him that he introduced you to me. When I started reading and knowing about, it was constantly on my mind कि मैं आपके बारे में और जानूं, because I think you're such a great and experienced personality that more and more people should know about you. And today it's happening. I think it's just amazing. I'm so happy that somebody can be so excited about that. Yeah. And I'm really thankful so to you to have invited me. आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you, sir. Thank you. Okay. तो आज की बातचीत की शुरुआत मैं कुछ ऐसे करना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपके बारे में जाना है कि आपने अपनी जिंदगी के कुछ साल जापान में बिताए हैं. तो फॉर द रेफरेंस ऑफ आवर ऑडियंस, कैन यू टेल अस हाउ इट हैपेंड एंड यहाँ से क्या अलग है वहां पे इन टर्म्स ऑफ पीपल, आर्ट एंड एवरीथिंग. Okay. एक तो मेरी पहली बात यह कि मैं बहुत जवान था जब जापान गया, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो वही है किसी भी चीज को देखने के लिए. आई वॉज ब्रांच मैनेजर विथ पब्लिक सेक्टर कंपनी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का मैं वहां रिप्रेजेंटेटिव था. वहां पे वो साउथ कोरिया में. तो मैंने वेस्ट तो देखा हुआ था, बट आई हैड नेवर बीन टू द ईस्ट एंड इट वाज as much of a mystery. In fact, जो मेरा पहला फॉरेन विजिट था जिंदगी का, वो भी चाइना था, जब बहुत मिस्ट्री थी चाइना. अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं, जैसे जापान, वो जितना ज्यादा अपने बारे में बताता है उतना ज्यादा मिस्टीरियस बनता जाता है, और उसको देखने के बाद दैट मिस्ट्री समहाउ कंटिन्यूस. देखिए, जो कुछ तो ऑब्वियस बात है कि वहां पे आप ऑन सरफेस इतनी पोलाइटनेस देखते हैं, इतना डिसिप्लिन देखते हैं, एंड दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, ऑल्सो नॉलेज सीकर्स. हमारे हिंदुस्तान के लोग आते थे तो अगर उनको 10% मालूम होता था तो उसको ऐसे दिखाते थे जैसे उनको 100% मालूम है. Whereas the Japanese, when he's talking to you, will know 99%, but for that 1% of knowledge that he wants to gain, इतना ज्यादा ध्यान से वो आपकी बात सुनते हैं और उस बारे में वाकई पता लगाना चाहते हैं. हम वो ब्रैग बहुत कम करते हैं, मुझे ऐसा लगा. बाकी चूंकि एक बहुत बड़ी जगह है, टोक्यो इज अ ह्यूज प्लेस, और ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन तो किसी जापान की जगह को इसलिए नहीं कह सकते थे कि वो बहुत जापानी है. लेकिन हम लोगों को बड़े एडवांटेजेस हुए कि जैसे दुनिया भर के, मैं उन 4 साल रहा जापान, 4.5 साल, जो जापान की इकोनॉमी के लिए उनकी हिस्ट्री में सबसे अच्छे रहे हैं. तो उस जमाने में वो लोग थोड़ी बहुत दुनिया खरीद सकते थे. तो दुनिया के सबसे अच्छे जो आर्टिस्ट थे, पेंटर्स थे, वगैरह वगैरह, उनकी एग्जिबिशंस लगती थी एंड सो ऑन. तो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला व्हाइल बीइंग इन जापान,
दैट वाज फिनोमिनल। दूसरी बात ये कि एक एस्पेक्ट मेरा, मैं बिजनेस में क्या सीखा वो मैं अलग से बता सकता हूँ, बट मेरा ख्याल है वो इतना जरूरी नहीं है। इसके अलावा वहां पे जो डिटेल पे काम करते हैं, वो किसी आर्ट की कोई चीज हो, अब मेरी वाइफ ने वहां पे डांस परफॉर्मेंसेस किए थे, बट टू द एक्सटेंट कि कहाँ पे कितना क्या कैसे होगा, द काइंड ऑफ डिटेल दैट दे गो इनटू इज रियली अमेजिंग। और बोर नहीं होते उसमें, अगर उसमें जरा सी भी परसेंटेज की कमी है, सो दे विल कंटिन्यू टू वर्क टिल द एंड अंटिल इट इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू देम। ये उनके संग एक बहुत बड़ी बात है कि दे वर्क टू अ ग्रेट डिटेल। और जापान की एस्थेटिक्स का जवाब नहीं है। और गेट आउट ऑफ द मेट्रोपोलिस इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री ऑल्सो। सो वैसे तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस है कि उसको उसके बारे में बात करना का एक अलग सेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जब जैसे बहुत कभी कभी कुछ कुछ पढ़ा भी है, तो वहाँ की जो आर्ट पीसेस होती है, आई गेस मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आर्ट पीसेस में से एक होती है। इज इट ट्रू? दैट्स ट्रू। नहीं, दैट्स वेरी ट्रू। वहाँ की जो गैलरीज देखिएगी, जी जी। या टोटली टोटली। मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपके बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे जनरली हम देखते हैं कि बच्चों को मुशायरों से, शायरियों से ज्यादा लगाव नहीं होता, बिकॉज दे सीम लिटिल लेस इंटरेस्टेड इन स्टफ बिकॉज ऑफ, आई गेस, बिकॉज ऑफ द एज। बट आपके परिवार में आपके पिताजी और आपके भाई जैसे वो इन सब चीज फील्ड में थे, तो आपके घर में वैसा माहौल बना रहता था। तो आपके हिसाब से वो बचपन कैसा रहा? भाई चूंकि ये बड़ा मुश्किल होता है, लोग जैसे फादर्स डे पे कहते हैं बेस्ट फादर। आई हैड ओनली वन एटमॉस्फेयर व्हिच वाज एट माय हाउस, तो मुझे उसको किसी से कंपेयर करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, नाउ दैट आई कैन कंपेयर इट विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वो जो हमें एनवायरनमेंट मिला वो ना तो सोसाइटी में अवेलेबल है अब, और ना ही इंडिविजुअल परिवारों में। इनफैक्ट हमारे अपने परिवारों में जहाँ पे इस तरह का चल रहा था, मतलब मेरे भाइयों के परिवारों में, सिवाय मानस लाल के, जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया है और उन सब चीजों में इंटरेस्ट लिया है जिनमें हमने इंटरेस्ट लिया था जब हम बचपन में थे, तो वो रिफ्लेक्ट होता है। अब आज के परिवार में जो लाइफ स्टाइल्स हैं लोगों के, वो इस कदर बदल गए हैं। और चाहे वो स्मॉल टाउन हो चाहे बिग टाउन हो, हम लोग स्मॉल टाउनर्स हैं। हम लोग जब तक कि जॉब के संग बड़े टाउन्स में नहीं पहुंचे, वी ऑल कंटिन्यू टू बी स्मॉल टाउनर्स। तो उसमें बड़ा फर्क पड़ता था, क्योंकि आपका जो आसपास का माहौल होता था उसमें आपके फादर जाने जाते थे, आपके भाई साहब जाने जाते थे। और तब ये बचपन में मेरा ख्याल होता होगा कि देखो, ये इसलिए जाने जाते हैं कि अच्छा क्रिकेट खेलते हैं या अच्छी शायरी करते हैं या कुछ करते हैं, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन कॉन्शियसली मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि मैंने ऐसा किया। और जहां तक मेरे शायर बनने का सवाल था, वो थोड़ी मजबूरी थी। अब सभी लोग सुनाते रहे और आप सब सुनते रहे, तो मैंने तो 8-10 साल की उम्र से शेर कहना खुद शुरू कर दिया कि अगर आप मुझे 3 शेर सुनाएंगे तो मैं एक शेर जरूर सुनाऊंगा। और मैं भी ये भी कहने लगा कि अरे साहब, गालिब इतना महान पोइट था वगैरह, इस किस्म की बात है। हालांकि कतई समझ में नहीं आता था, अब भी कभी कभी समझ में आ जाता है, लेकिन तब तो बिल्कुल ही नहीं आता था। लेकिन सारी बात थी एटमॉस्फेयर की कि ये जानना है मुझे। तो व्हाट यू आर डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम इज कि ये आदमी क्यों डिस्टिंक्ट है दूसरों से। थोड़ा बहुत बेंचमार्किंग होता रहता था, तो आई गेस वो सबकॉन्शियसली उसी को परस्यू करते रहे। या तो आपके हिसाब से, जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत यंगर जनरेशंस को नहीं है इस चीज में इंटरेस्ट, आपने भी ऐसा कहा कि ऐसे लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हाँ, सॉरी, तो वो और पॉइंट क्या कवर नहीं रीजंस हो सकते हैं इस चीज में? नहीं, वो मैंने पॉइंट कवर नहीं किया। पहली बात तो कि कितने लोगों से अगर आप ये पूछेंगे, वो किसी से पूछ लीजिए, शायरी विल बी एन अनइम्पोर्टेंट फैक्टर। बिल्कुल कि आप क्या ये करवाना चाहेंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम उससे अच्छा ये है कि वो मेरा ख्याल है कंप्यूटर की ये वाली ऐप और समझ ले और वगैरह और समझ ले। क्योंकि इंटरेस्ट की बात होती है कि अब आपकी पूरी सोसाइटी में शायरी का एटमॉस्फेयर नहीं है।
ये घरों में भी शायरी का एटमॉस्फेयर होना मुश्किल है। दूसरी बात यह कि थोड़ी बहुत जो जिसको उर्दू की तहजीब कहते हैं, जो तहजीब कहलाती है, उसके जो चलन होता है, उसके जो बातें होती हैं, उसके लिए अपना किस्म का वक्त चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चों के पास है, और खासतौर से आज के पेरेंट्स के पास नहीं है, क्योंकि जो आज के पेरेंट्स हैं, समझ लीजिए 30 और 40 साल की उम्र के बीच में, वो जिस बचपन से गुजरे हैं, उन्हें शायरी के बारे में कुछ नहीं मालूम, वगैरह वगैरह। तो लिहाजा इट इज इम्पॉसिबल कि वो आगे जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती थी कि जो हिंदी फिल्मों के गाने होते थे हमारे जमाने में, विच इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 50s के सॉन्ग्स और 60s लेट 40s के सॉन्ग्स, जिनके साथ हम बड़े हुए, उसके लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। बिल्कुल। हम लोग गाने याद लिरिक्स की वजह से होते थे, और उसके बाद हम गाना भी सीख लेते थे, वो अलग बात है, लेकिन लिरिक्स यूज्ड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपका जो आप हिंदी फिल्म का सॉन्ग, जो पॉप सॉन्ग जिससे आप बड़े हो रहे हैं, वो भी आपको शायरी के एतबार से आपके दिमाग में असर कर रहा है, तो उसका फर्क ही अलग है। अब आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत से अच्छे लिरिक्स पे लिखे जा रहे हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो गाने की इम्पोर्टेंस नहीं रह गई फिल्म में। अब कई दफे ऐसा होता है सोनल कि मैं कोई फिल्म देख के आता हूँ, तो मुझे कोई यंगस्टर कहता है इसमें ये गाना बहुत अच्छा था, कोई भी गाना, मुझे पता ही नहीं होता कि ये वाला गाना इस फिल्म में था। उसकी वजह है कि द इम्पोर्टेंस जो दी जाती थी गाने की को पहले बम्बई की फिल्मों में, वो अब नहीं मिलती। मैं नहीं कह रहा गलत हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन वजह इसकी ये है कि मेरा ख्याल है यंगस्टर के पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है आज, कि मेरी शायरी का रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, तो शुरुआत कैसे हो। और अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप कल्चर ने एक थोड़ी सी प्रॉब्लम की है, कुछ भी नाम में बीच में गालिब डाल के, गालिब ने कहा, अब बेचारा गालिब है, वो उसने मरने के बाद आजकल व्हाट्सएप के जमाने में जितनी शायरी की है, उतनी अपनी जिंदगी में नहीं की और उसका गालिब से कोई लेना देना भी नहीं है। सिमिलरली कुछ भी करके, और जो कोटेशंस सी आ जाती है किसी की, जिसका पोएटिक नहीं होती, गुलजार ने या फला ने कहा है, अब अच्छी बात तो मैं प्रोज में भी कह सकता हूँ वगैरह, उसका शायराना रूप क्या होता था और क्या उसका मजा है, अब क्या करना है, ये अवेलेबल नहीं है आज के बच्चे को। मैं कोई पेरेंट को भी अवेलेबल नहीं था, तो मुझे लगता था कि इसको थोड़ा बहुत नेचुरल डेथ होनी चाहिए थी, बट आई स्टिल लाइक टू से कि आपने इससे सवाल पूछा, या बहुत सारे लोग अब भी इस बात में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या खास बात थी। देयर इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग अबाउट पोइट्री इन जनरल, बट उर्दू पोइट्री इन पर्टिकुलर, और खासतौर से पुराने फिल्मी गानों की पॉपुलैरिटी अभी बनी हुई है, उसमें अभी जो दिल टूटता है तो पुरानी फिल्म का गाना ही याद आता है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है वो अब भी एक कनेक्शन बनाए हुआ है, और लोग कभी कभी जैसे जश्न रेख्ता में पोइट्स से उनका आमना सामना होता है, मुशायरे ना हो तब भी कोई बात नहीं है, और भी जगह बहुत सारे फेमस पोइट्स हैं जो कि आके बात करेंगे, जिसकी क्राउड भी आएगी। तो इस तरह से सीड तो अब भी अवेलेबल है, वो बिखर के कितनी दूर पड़ेगा, कब तक पड़ता रहेगा, मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और आपने जैसे कहा कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं गाने को आज के टाइम में। मुझे ऐसा लगता है, दिस इज टोटली माय ओपिनियन, कि जितने पहले के गाने इम्पैक्टफुल होते थे, आज उतने इम्पैक्टफुल है नहीं ऑडियंस के लिए। इट्स वेरी रैंडम थिंग कि ठीक है, एक गाना आया फिर एक गाना चला गया, एक गाना आया एक गाना चला गया, है ना? हाँ, ये सच बात है। और मेरा ख्याल है जितने तरीकों से अब आपके पास पहुंचती हैं चीजें, कि इट्स ऑन योर, जब चाहा आपने बंद कर दिया, जब चाहा आपने ऑन कर दिया। पहले ऐसा कि रेडियो पे कोई प्रोग्राम आता था तो आप सुनते थे, फिल्म आती थी तो फिल्म जाके देखते थे। तो आप
अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करते थे, और जब आप अपने आप को इन्वेस्ट करते थे तो यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, यू नो। तो अब ये कि इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब आई हैव नथिंग टू डू विद इट, तो मैं चिल कर रहा हूँ या चिल कर रही हूँ, इसलिए मैं सुन रहा हूँ म्यूजिक। उसका कोई जो डीपर इम्पैक्ट होना चाहिए, इट्स वेरी रेयर, अब भी है लोगों में, मगर काफी हद तक रेयर है वो। इनफैक्ट फैमिलीज में, पहले हमारे फैमिलीज में शादियों पर या बाकी मौकों पर हम लोग गीत कहते थे, गीत सुनाए जाते तो बड़ा खुश होते थे लोग बात। अब ये है कि डीजे होता है। तो मेरे से जिनकी बड़ी रोजी रोटी चलती थी कि मैं अच्छी, शायद रोजी रोटी तो खैर नहीं थी कभी वो, लेकिन अब उसके वजह से नाम वगैरह था, लेकिन अब उसको सुनने वाला नहीं रहा, क्योंकि आपको डीजे करके डांस करना है उसके बाद। तो वो बदल गया है म्यूजिक का चलन भी। म्यूजिक आप क्यों सुनते हैं, ये वजह बदल गई। हाँ, बहुत 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 अच्छी बात है आपने कही, और बहुत ये बात ना बहुत लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि तरीका बदल गया है और वजह बदल गई है म्यूजिक सुनने की, मेरा ख्याल है जी। ओके, तो एक सवाल है जो मेरे मन में ना बहुत टाइम से है, एंड आप यहाँ हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका मुझे मिल सकता है ये सवाल करने का, कि हिंदुस्तान ने उर्दू शायरी में बहुत बड़े बड़े नाम सुने हैं, जैसे मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब, कैफी आजमी साहब, बशीर बद्र साहब और बहुत कोई, है ना। तो आपके हिसाब से आज के मुशायरों और उर्दू शायरी की क्या सूरत हाल है और आगे इसका भविष्य क्या होगा? देखिए, आपने जो नाम गिनाए उनमें मैं कुछ और नाम गिनाए देता हूँ। मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब भी तो हिंदुस्तान के थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फैज साहब की जो शायरी शुरू हुई तो वो भी वहीं के थे। इकबाल तो जिंदगी भर यहाँ के शायर थे, क्योंकि वो 1936 में उनकी डेथ हो गई वगैरह। तो जो शायरी को आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में डिवाइड नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। अनफॉर्चुनेटली दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज हैपनिंग, कि पता नहीं कि ये किन थोड़ा जाहिल लोगों की बातें हैं। अब मैं क्या कहूं कि उर्दू जैसे कोई मुसलमानों की जुबान है, अगर है भी तो खैर मैं उसके आई नॉट गो। अंग्रेजी अंग्रेजों की जबान है, ये हम मानने को तैयार नहीं, जो कि है। लेकिन बहरहाल आई जस्ट लेट दैट गो फॉर अ मोमेंट। द प्रॉब्लम इज कि किसी जो रीजन की जबान होती है, जैसे आपकी जबान है पंजाबी पंजाब की, बंगाली बंगाल की, समथिंग समथिंग, लेकिन उर्दू मुसलमानों की, मतलब कोई बात भी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे एक उर्दू के शायर जो थे, उनसे पूछा गया, उर्दू के जो क्रिटिक थे, बहुत बड़े क्रिटिक पंजाब पाकिस्तान के, उनसे पूछा गया कि आपके जो ग्रेटेस्ट पोइट्स के बारे में, तो उन्होंने कहा तुलसी और सूर। उसकी वजह है कि जिसको आज आप हिंदी कह रहे हैं, जो फॉर्मलाइज्ड हिंदी है, इट डिड नॉट एग्जिस्ट। इट्स नॉट अ डिफरेंस ऑफ हिंदी एंड उर्दू ओनली, लैंग्वेज के फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें यह है कि उर्दू का जो जन्म हुआ वो हुआ बहुत सारी हिंदुस्तानी जबानों से को लेकर और पर्शियन को लेकर मेनली, बट उसमें बाकी अल्फाज भी हैं, अरबिक हैं, टर्किश हैं, लेकिन बेसिकली इनके संगम से हुआ। लेकिन उसमें उतना ही हिस्सा इन जबानों का था जितना अवधी का या जो भी मतलब दूसरी बातें हैं। तो अब पहली बात तो है कि डिफरेंशिएशन, अब हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदी जो है वो तो बड़ी दैविक भाषा है, और वो जो उसको तो देवनागरी होता है, वो नागरी नहीं होता, वो देवनागरी होता है। और उसका जैसे जन्मदाता संस्कृत से डायरेक्ट, जो कि नहीं, क्योंकि जो खड़ी हिंदी थी या
इस तरह की बातें थी। हर चीज का जो एक रूप निकला है, जिसको आप उर्दू कहिए, उर्दू ग्रामर इज द सेम, उर्दू ग्रामर एंड हिंदी ग्रामर आर द सेम ना। तो वो एक ही स्रोत की चीजें हैं सारी, जो कि ब्रिजभाषा से अलग है, जो कि अवधि से अलग है वगैरह। इसका मतलब हमारा जो बेसिस है वो बेसिकली ये है। अब मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप मुझसे आप करके बात कर रही हैं। हमारे लिटरेचर जो उसके पहले उर्दू के पहले था, उसमें सीनियर से उसका नाम लेके फला जी, राजा साहब फला फला, उनसे हम आप नहीं कहते थे, तुम बिल्कुल सामने वालों को कहते थे, और बाकी सबको तू कहते थे। परेशानी ये है कि अब हम लोग जो बात करते हैं वो इतनी सारी चीजों का संगम है, इतनी सारी चीजों का तहजीब का संगम है कि ये कहना कि उर्दू के लिटरेचर नहीं ठीक चल रहा है, असल में ये एक तिपाही खत्म हो गई है एक तरह से, कि उर्दू हिंदी को अगर तोड़ देंगे आप, तो मेरी राय में ना हिंदी बचती है ना उर्दू बचती, मेरी राय में। बिल्कुल 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 एकदम। मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप जैसे आपने ये बात कही, इसके बाद मैंने अपने दिमाग में यही सोचा कि इसके बाद मैं एक ही सवाल पूछूंगी कि उर्दू शायरी और हिंदी काव्य में क्या लिंक है, बट आपने उसके पहले ही इसका आंसर दे दिया। मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की। आप मुझे बता देती ये सवाल पूछेंगे तो मैं इतना लंबा जवाब न देता। नहीं, आप जब बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि ये मुझे ये पूछना चाहिए, पर उससे पहले ही आपने इसका सारा जवाब भी दे दिया। बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं बात करना चाहूंगी आपकी वाइफ श्रीमती कुमकुम लाल जी की, जो कि गुरु केलुचरण मुखपात्रा जी की डिसाइपल है, अलॉन्ग विद वेरी अकम्प्लिश्ड ओडिसी डांसर। तो आपके लाइफ में उनकी क्या इन्फ्लुएंस रहा है, आपके लाइफ में, आपके काम में कितना इन्फ्लुएंस रहा है? हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है, और उसकी वजह यह है कि अब जैसे मैंने आपको बचपन के बारे में बताया, तो कोई ना कोई बीज तो चल ही रहा है। लेकिन हाँ, मैं शुरुआत ये कह सकता हूँ कि हम लोगों की जो मुलाकात हुई थी, हम लोगों ने स्टेज पे साथ काम कर रहे थे। मैंने जिंदगी में उसके पहले मैंने कभी स्टेज पे नहीं गया था। अच्छा। मतलब मैंने प्लेज से मेरा कोई मतलब नहीं हुआ करता था, और मैं कुमकुम में दिल्ली आया था तो विलेज बम्पकिन की तरह मैं बहुत सारे, मुझे शौक बहुत था, तो मैं डांस देखने जाता था, मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनने जाता था, और मैं प्लेज देखने आता था। तो मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस थी जिनका नाम था कुमकुम माथुर। अच्छा। तो उनके प्लेज देखने जाता था। अब वो एक वन ऑफ दो लकी थिंग्स के चूंकि मेरी आवाज अच्छी है, ऐसा लोग कहते हैं, और दूसरी बात ये है कि मुझे बड़ी हैरत हुई, लोगों ने कहा आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। इसका मुझे मतलब समझ में नहीं आया। बहरहाल उस जमाने में लोगों ने कहा, उसकी वजह से मुझे एक अंधा युग में, जिसे कथा गायन कहते हैं, जो कि 50% है प्ले का, उसका मुझे रोल मिल गया, जिसमें वो गांधारी का रोल कर रही थी, जो कि ओनली फीमेल रोल था। ओके। अब मैं उनसे तो वैसे ही बहुत इम्प्रेस था, वो आज तक हूँ। तो उसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि मतलब जो थिएटर मेरा वो हुआ, मेरा रुझान शुरू हुआ, और उसकी वजह से जो एक्सपांस हुआ उसका, फिर उनकी जिस तरह की फैमिली है, एक तो वो खुद जिस तरह की उनकी जो एस्थेटिक्स और उनकी कल्चरल नॉलेज और उनकी डेप्थ एज ए ह्यूमन बीइंग, और वो सारी चीजें, क्योंकि पहले मुझे स्मार्ट वाकई कहा, कुछ स्मार्टनेस में कुछ कह दिया भैया, वो उसमें मजा आता था। बट देन यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट यू से, उसकी जो सीरियसनेस, उसकी जो डेप्थ है, दैट आई मस्ट से कि या तो शादी का असर था या बड़े होने का असर था। लेकिन आई वुड इमेजिन, क्योंकि मैं उनकी इस बात से बहुत इम्प्रेस था कि हालांकि मुझसे यंगर है, उनका जो समझदारी का लेवल और जो डेप्थ थी किसी भी चीज को समझने और कहने की, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। उसके बाद उनकी जो फैमिली है, उनके फादर जेसी माथुर साहब, वो बहुत जाने माने हिंदी के बड़े आते, इंडियन सिविल सर्विस में थे, डायरेक्टर जनरल थे AIR के। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है
कल्चरल फील्ड में इंडिपेंडेंस के बाद, और हमारे कल्चर को रेनेसांस का मैं जो जगदीश चंद्र का रोल है वो बहुत बड़ा है. अब शी कम्स फ्रॉम दैट फैमिली एंड आई गॉट अटैच्ड टू दैट फैमिली, सो उसका एक बहुत बड़ा एक्सपांस मिला. तो आई एम श्योर ये मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल है देखना कि कितना परसेंटेज कहाँ से आया, बट आई थिंक इट्स मैसिव इन्फ्लुएंस. यस, समझ रही हूँ मैं, बिल्कुल आपकी बात को समझ रही हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि कुमकुम मैम, जितनी मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज भी देखे हैं, वो जितनी ऑन स्क्रीन लगती हैं ब्यूटीफुल और इतनी इम्प्रेसिव, मुझे ऐसा लगता है कि मिलके और उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव मैं इम्प्रेस होने वाली हूँ उनसे. बिल्कुल आप जरूर मिलिए उनसे, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे मिलकर. ओके, या बिल्कुल. अब मैं बात करना चाहूंगी, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मशहूर और दिग्गज कलाकार थे दिलीप साहब, और जैसे मैंने जाना है आपका उनसे बहुत जुड़ाव था, बहुत काम किया है आपने, एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारा है. तो ऐसी कुछ बातें उनकी जो आप मुझे मेरी ऑडियंस को बता सकें, कैसे एज अ पर्सन दिलीप साहब कैसे थे, उनका क्या मिजाज था ना? मैं देखिए, मैं ये कहना कि मैं दिलीप का साहब संग बहुत काम किया है इस तरह की, तो खैर बात सही नहीं है. शुरुआत है हुई, लेकिन उनके संग काम करने का मतलब किसी चीज को कंप्लीट करना नहीं होता था, अब भी नहीं है. कि वो आप बात कर रहे थे, वो आपकी जिंदगी में एडिशन हो जाता था उससे. अब ये बिल्कुल इत्तेफाक की बात है, मैं बिल्कुल जैसे कतई दीवाना आदमी के तरीके से मैं दिलीप कुमार को देखता था. उनको मेरे कोई उनसे लेना देना नहीं था. उनका कोई पहले फंक्शन हुआ तो मैं अपने टाई शाई बिल्ला विल्ला लगा के चला गया. तो पहली मुलाकात मेरी उनसे ऐसे हुई कि मैंने रोल, मतलब मैं वो बन गया वहां पे रिसेप्शन उनके कमेटी का आदमी, जो कि मैं नहीं था, और वहां जाके उनको रिसीव वगैरह कर लिया, उनके संग रहा. लेकिन मेरा ये कि कोई बहुत इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों को जानते होंगे, तो ऐसा कोई ये नहीं कि मैं खूब जानते थे, लेकिन उन्होंने फोन किए हैं, उनसे खूब बातें हुई हैं. इसके अलावा एक दफा मैंने उनसे, जो सेकंड जिससे रियली शुरुआत हो गई, मैंने उनसे लिफ्ट ली. अच्छा. वो एक फंक्शन में वो थे, शेरिफ थे उस जमाने में, बोल रहे थे, तो मैं उनको शेडो कर रहा था. और जब वो नीचे उतरे तो मैंने उनसे लिफ्ट मांगी, और फिर मुझे बड़ी शर्म आई कि यार, मैं देखो कोई बात भी है, मैं उनसे लिफ्ट मांग रहा हूँ, मतलब इस तरह का. तो फिर मैं शर्मा के निकल गया. सड़क पे उन्होंने मुझे जाते हुए देखा, गाड़ी रोकी, पीछे की, अरे आप तो मुझसे बात करने वाले थे और आप तो चले गए, आइए बैठिए. उसके बाद हम लोग बैठे, और आई मस्ट से दिस अबाउट द ग्रेट मैन दैट उन्होंने विद इन मिनट्स मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल कर दिया. और कंफर्टेबल करने के बाद मैंने महान महान सवाल जो मेरे मन में थे वो पूछे, और वो उन्होंने इतने मुस्कुरा के, बिल्कुल जैसे इतने इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सर आप बहुत अच्छी फिल्मों में काम नहीं कर रहे, ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि हम क्या बताएंगे लोगों को कि हम किस आदमी के फैन थे. तो आपको जरा अच्छी फिल्मों में काम करना चाहिए. पहली दफे मिल रहा हूँ और ये कह रहा हूँ आपसे. अच्छा. तो उन्होंने कहा कि देखिए अशोक साहब, आप क्यों तकलीफ करते हैं किसी को ये बताने की, उनको अपनी पसंद करने दीजिए. और भाई, मैं फिल्में सारी नहीं बनाता, मैं तो उसमें काम करता हूँ. जो फिल्में बनती हैं उस पर मेरा, आप अगर ये समझते हैं कि मेरा जोर रहता है सारा, तो वो नहीं रहता. बहरहाल, अगर मैं बनाऊंगा भी तो अच्छी नहीं बनाऊंगा, पहली बार. फिर अच्छी परफॉर्मेंस के, अच्छा एक्टर, मैंने उनको किसी मामले में कह दिया बहुत अच्छे एक्टर. उन्होंने कहा देखिए, अब मैं अच्छे एक्टर या ग्रेट एक्टर में बिलीव नहीं कर रहा था. दिलीप कुमार ने कहा, उन्होंने कहा मैं ये मान सकता हूँ अच्छी परफॉर्मेंस या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन ये कहना कि कोई आदमी ग्रेट एक्टर है, वो हमेशा ही ग्रेट एक्टिंग करेगा, मुझे वो बात समझ में ही नहीं आती. उन्होंने, दिलीप कुमार ने कहा, जो कि जिसको दुनिया भर कह रही है बड़ा ग्रेट एक्टर है, वो कहते हैं मुझे नहीं समझ में आती. सिमिलरली फिल्म सक्सेसफुल होने के लिए किरदार, ये फलाना ढिकाना, बड़े बातें होती हैं इस तरह की, जो इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं. उन्होंने कहा देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि किसी फिल्म को, किसी एक्टर को अगर इन्फ्लुएंस करना है किसी अपने ऑडियंस को,
तो उसके कुछ रिकॉल मोमेंट्स होते हैं फिल्म में। वो रिकॉल मोमेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको परफॉर्मेंस याद रहती है। आप खुद भी याद कीजिए कि आप किसी के बारे में बात करते हैं तो उस एक सीन के बारे में करते हैं या उस 2 सीन्स के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह के जो एक आदमी इतना बड़ा, जिसको मैं समझ रहा था, बीच बीच में गुजर रहे हैं ड्राइव करते हुए, यहाँ से मैं अपना मीट खरीदता हूँ। हमें बिल्कुल घर वाली बातें जैसे होती है ना, उस तरह की बातें वो करते थे। तो विद इन मुझे इतना खुशी हो रही थी कि इतना ट्रैफिक जैम था उस दिन कि जितना बड़ा ट्रैफिक जैम हो उतना अच्छा है, क्योंकि बात करने का मौका, और वो आपसे अशोक साहब, दिलीप साहब बात कर रहे हैं तो हिल जाता था आदमी कि दिलीप कुमार से बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ही डिड नॉट लेट यू फील दैट यू आर ए नोबॉडी। ये उनकी सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने पूछा मैं क्या करता हूँ, क्यों मैं इतनी दिलचस्पी लेता हूँ इस तरह की चीजें, मैं उर्दू क्यों कैसे बोल लेता हूँ, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझ में भी उतनी ही दिलचस्पी दिखाई जितनी, जैसे मुझे लगा कि हाँ, ही इज इंटरेस्टेड इन मी ऑल्सो। उसके बाद अलग अलग मौके पे उन्होंने, एक दफे हमारे दोस्त थे और बहुत जाने माने थिएटर के आदमी रंजीत कपूर, तो रंजीत कपूर और मुझे, अब उसके बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस अलग हो गई, उसमें उन्होंने बुलाया अपनी स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए। अच्छा। और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और हम लोग उस पर राय दे रहे थे, और हम लोग बड़े बैठे हुए थे जज में। अच्छा, दिलीप कुमार के कोई और मैंने ऐसा स्क्रिप्ट सुनाने वाला नहीं देखा। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास टाइम कम है, मैं एक्सप्रेस लैंग्वेज में सुनाऊंगा, ठीक है। तो मतलब उन्हें जल्दी भी थी, वो उन्होंने शुरू में कहा, सिर्फ उन्होंने 4 घंटे लिए और कोई स्क्रिप्ट नहीं सुनाए, क्योंकि बीच बीच में कोई सीन आता था तो उसको परफॉर्म करके भी दिखा दिया उन्होंने। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मेरे आज तक, इट गिव्स मी गूज पिंपल्स कि हियर इज दिलीप कुमार ट्राइंग टू इम्प्रेस रंजीत कपूर एंड आई, के भाई ये कैसा सीन है। तो उस तरह के एक्सपीरियंस रहे। फिर एक आध बात और चली थी, तो इस तरह से उनसे मुलाकातें रही, उनके संग मैंने दिन गुजारे कई, और बहुत सारी बातें समझने को मिली। आई मीन इट्स एन एंटायरली माय प्लेजर कि छोटी छोटी बातों से मेरी जिंदगी में क्या एडिशन हुए मुझे नहीं मालूम, बट मेरी जिंदगी में दिलीप कुमार की प्रेजेंस से बहुत एडिशंस हुए हैं। बोलने का तरीका, व्हाट डिग्निटी मीन्स, व्हाट एन एक्टर मीन्स, उसका क्या किरदार में किस तरीके से ढालता है कोई आदमी अपने आप को, वो सारी बातों का एक जो, आई मीन इन ए वे माय ओनली लव इन लाइफ। बिल्कुल। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम यू सर। बिकॉज मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे हमारी जनरेशन में दिलीप कुमार को नहीं देखा है, ठीक है, बट आपने उन्हें इतनी पर्सनली से जाना है, इतना इतना गहरा रिश्ता रहा है आपका उनके साथ। और आप जैसे बता रहे, मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप साहब बहुत ग्राउंडेड पर्सनैलिटी थे, जैसे मैं कहा। जी, मैं बाकी जो फिल्मी लोगों से मिला उनमें से मैं कहना चाहूंगा कि जो 2 बड़े लोगों में, 2 ग्राउंड, बहुत सारे अदरवाइज तो ग्राउंडेड थे और ग्राउंडेड रहना भी चाहिए उनमें, लेकिन जैसे दिलीप कुमार और देवानंद फॉर एग्जाम्पल, और संजीव कुमार, इन तीनों का मैं बात जिक्र करूंगा। देव साहब इतने अच्छे मतलब इंसान थे, खूब बहुत ही कर्टियस एंड ऑल दैट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो सब्जेक्ट था किसी भी चीज को बात करने का, उसमें वो खुद उस पर रहते थे, फोकस में रहते थे। दिलीप कुमार का बिल्कुल उल्टा था, उनको अपने ऊपर कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं, वो तो कुछ ना कुछ शायरी पे, क्रिकेट पर, फुटबॉल पर, फूलों पर, जाने काहे पे बात करेंगे। तो एक उनका एक अलग आपको वास्ता मिलता था। इसीलिए कह रहा था संजीव कुमार जो है वो मुझे 1-2 दफे मिले, लेकिन पिछली दफे मिले थे 2 साल पहले, और क्या बात हुई थी वो उन्हें 2 साल बाद भी याद थी कि आप जो प्ले करने वाले थे वो कैसा रहा। अब ये दिस इज बीइंग कॉल्ड ग्राउंडेड, कि आपको भी एज अ पर्सन वो इम्पोर्टेंस दे रहा है बहुत। और मुझे इस बात को जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे मुझे उस बारे में पता चल रहा है कि, बिकॉज मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमने उन लोगों को नहीं जाना है,
या तो हमने या तो फिल्में देखी है जो उन्होंने पहले बनाई है, या तो और आज एक मौका मुझे मिल रहा है कि आपसे बात हो रही है इस बारे में। और ऐसे ही एक और जन है कैफी आजमी साहब, जिनके मुझे पता चला है कि आपको उन्होंने भाई का दर्जा दिया था, तो उनके बारे में नहीं, बता सकते हैं क्या? भाई का दर्जा तो मुझे दे नहीं सकते, मैं उनका बहुत यंगस्टर नहीं, था। माना था, जैसे माना था कि आप मतलब मैं लाल ब्रदर्स में से एक हूँ, मुझे ऐसा सुनना। हाँ, वो ये बात तो कैफी साहब ने, जो मैंने अभी बाकी लोगों को बताई कि आपको अपना बना लेना और आपकी चीज को अपना, जैसे बम्बई में मेरा जो पहला प्ले था वो उन्होंने ही मतलब अरेंज किया, क्योंकि अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है जिनका नाम ऐसे मेहदी साहब है। वो इप्टा के भी मेंबर थे और बड़े अच्छे राइटर थे खुद वगैरह। वो कैफी साहब के बहुत दोस्त थे, तो जब मैं दिल्ली से बम्बई जा रहा था तो मेरे बारे में एक खत पहुंच गया था कैफी आजमी के पास, अच्छा। जो उस जमाने में इप्टा के प्रेसिडेंट थे। तो मेरे कुछ दिन पहुंचने के बाद मेरे पास फोन आया कि आदाब, मेरा नाम कैफी आजमी है, सुना आप थिएटर में बहुत मतलब माहिर हैं, या जो कुछ भी उन्होंने कहा होगा, मैं आपसे कब मिलने आ सकता हूँ। तो ये एक अजीब बात होती है यार कि कैफी आजमी आपसे पूछना मैं आपसे कब मिलने आ सकता हूँ। तो खैर लकीली वो बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते थे, तो मैंने कहा सब जब भी आप कहें मैं हाजिर रहता हूँ। उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल अपना लिया मुझे भी और मेरी बीवी, हम लोग उनके घर के मेंबर्स थे। हाँ। और हम उनके घर के मेंबर्स, हालांकि शबाना हमारी ज्यादा उम्र की हैं, मतलब नजदीक उम्र की, लेकिन कुमकुम का और मेरा दोनों का जो बेसिक रिलेशनशिप्स थे वो कैफी आजमी साहब के साथ थी, और कैफी साहब की बीवी ये शौकत आपा के साथ थी। तो हम लोग उनके घर में उनके गेस्ट होते थे। हाँ, शबाना घर की बच्ची थी इसलिए उनको खूब जानते थे, आज तक जानते हैं, लेकिन असल में जो रिश्ता था वो कैफी आजमी से था। और उन्होंने बहुत इनकरेज किया है। इनफैक्ट जो मेरी किताब आएगी शायरी की, उसमें भी कैफी साहब का जो कंट्रीब्यूशन रहा है जिंदगी में, उसका भी काफी जिक्र है। बिल्कुल, और मैं उसे बिल्कुल मैं खरीद, जिस दिन आएगी मैं उस दिन खरीद के मैं उसे पढ़ने वाली हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ। अब आपको बहुत जल्दी अपने पैसे तैयार रखने पड़ेंगे क्योंकि तैयार होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि शबाना जी के बारे में बात किया आपने, उनके हस्बैंड जावेद अख्तर साहब, आपको क्या लगता है, जैसे वो भी आज के नाम टाइम पे उनका भी बहुत नाम है, जावेद साहब का भी, तो आपको क्या लगता है कैफी आजमी साहब की जो लेगेसी है वो जावेद साहब कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं? भाई देखिए, मुझे ये सवाल लेगेसी वाला इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है कि मुझे लगता है मैं गालिब से डायरेक्टली रिलेटेड हूँ, फॉर एग्जाम्पल। और मैं बीच में किसी, मतलब हालांकि मेरे फादर शायद, लेकिन मेरी जो लेगेसी है वो गालिब के, लेकिन टू जैसे जनरली वी डोंट सी इट इन टर्म्स ऑफ सन्स एंड लॉज इनहेरिटिंग, हम नहीं देखते, इसलिए इसको मैं इस तरह से तो नहीं देखना चाहूंगा। अब जैसे मेरे फादर इन लॉ वाज अ प्ले राइट, मतलब among many other things he was a playwright। तो मुझे जब पहला अवार्ड मिला तो लोगों ने पूछा आपकी, जो मुझे सवाल मुझसे एज अ प्लेराइट पूछा गया, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपकी लेखन प्रक्रिया क्या है। अब मुझे इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैंने कहा असल ऐसा है कि मेरी शादी के बाद मुझे लगता है कि मुझे दहेज में मेरे बाप ने, ये ओ मेरे फादर इन लॉ ने मुझे दहेज में लिखने की कला दे दी। ये मैंने कहा उस बारे में, अवार्ड जीतने के फंक्शन के बारे में मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कहूँ कि लेखन प्रक्रिया, मुझे आई डिडंट नो कि किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करूं मैं। जहां तक कैफी साहब और जावेद साहब के शायरी का सवाल है, उसमें मैं उसको लेगेसी इस तरह से नहीं देखूंगा। उसकी वजह है कि वो लोग अलग अलग किस्म के शायर हैं, अलग अलग उनके जो कंसर्न्स हैं वो काफी हद तक एक से है, लेकिन शायर का इनफरादी होना, इंडिविजुअलिस्टिक होना, अलग होना, वो एक बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कैफी साहब से
बहुत मुतासर थे। हालांकि जब वो शादी करने वाले थे शबाना से, तो खासतौर से कहा करते थे कि मैं कैफी साहब से बहुत मुतासर हूँ उनकी शायरी के बारे में, ताकि शबाना पे अच्छा असर पड़े, मेरा ख्याल है, इसलिए कहते होंगे। बाहर नहीं, और शायद होंगे भी मुतासर, लेकिन सच बात तो ये है कि इंडिविजुअल इसमें काफी शामिल होता है। तो मैं ये नहीं, सिमिलरली लाइक जावेद अख्तर के जो अपने फादर जावेद अख्तर साहब इतने बड़े शायर थे, मुझे नहीं लगता कि जावेद अख्तर की शायरी में जरा सा भी जानिसार अख्तर की शायरी का असर है, मुझे नहीं लगता। उनके तो कंसर्न्स ही अलग है, उनका तो जाविये अलग है, बिल्कुल अलग है वो। तो मैं उसको इस तरह से तो नहीं देखूंगा, दे जस्ट हैपन टू बी रिलेटेड, आई वुड से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे दिमाग में ये आई बात, तो मैंने सोचा कि पूछ लिया जाए। आपसे अच्छा कौन बता सकता है इस बारे में। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके थिएटर्स के बारे में, ठीक है? आपके आप जब हम थिएटर करते हैं तो हम बहुत लोगों से मिलते हैं, कुछ के साथ कुछ को हम जान पाते हैं, कुछ को नहीं जान पाते हैं, और बहुत ऐसे लोग से मिलते हैं जिनसे जुड़ाव हो जाता है पर्सनली। तो आपने भी लाइफ में बहुत थिएटर किया है, तो आपके हिसाब से मतलब कैन यू टेक अस थ्रू दोज रिलेशनशिप्स विद द पीपल यू मेट इन योर लाइफ? लाइक हाँ, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब भी आप कोई प्ले करते हैं अपने आप, अब देखिए मैं उसमें 2 तरीके से इन्वॉल्व हूँ या 3 तरीके से इन्वॉल्व हूँ एज ए थिएटर पर्सन। एक तो मैं बेसिकली इन्वॉल्व हूँ एज ए राइटर। आज के जमाने में मैंने डायरेक्ट किए हैं अपने लिखे हुए प्लेज, और भी कुछ प्लेज डायरेक्ट किए हैं, उसमें एक अलग किस्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। और एक्टर जो कि मुझे लगता था मैं बहुत सारा हूँ, मेरी बीवी ने मुझसे पहले कह दिया था, उसकी वजह ये हुई कि मैं राइटर बन गया। और क्योंकि मुझे मजा आने लगा था थिएटर में, उन्होंने कहा आप कोई ज्यादा अच्छा एक्टिंग नहीं करते, तो फिर मैंने कहा फिर लेकिन मैं रहना चाहता हूँ जो खैर बहरहाल। तो मैं ये अलग अलग रूप हो जाते हैं आपके, एज एक्टर, एज डायरेक्टर एंड एज राइटर। कभी कभी ये रोल मिल जाता है, उसमें एक अलग तरीके की। अब बहुत से लोग, अब मैं तो इसका तो संख्या ही इतनी मुश्किल है बतानी आपको, कि जो भी थिएटर किया, हर एक का अपनी अलग केमिस्ट्री, हर एक का एक अपना अलग मजा, हर एक से अपने अलग किस्म के डिफरेंसेस वगैरह वगैरह। मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया था जब मैं मेरा लिखा हुआ प्ले डायरेक्ट कर रहा था, और मैं एक एक्टर से कह रहा था कि देखिए ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं सर, आप देखिए राइटर क्या कह रहा है, मैं हूँ राइटर, मैं ही डायरेक्टर हूँ, लेकिन वो मुझसे क्या कह रहा है, जो मेरा किरदार कर रहा है, सर राइटर ये कह रहा है, किरदार ये मतलब है इस बात का, मुझसे वो आर्ग्यू कर रहा है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका जो जिससे आप काम कर रहे हैं उसको मालूम है कि आपने लिखा है, उसको मालूम है कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको मालूम है कि आप हिदायत दे रहे हैं, लेकिन वो मुझसे आगे कर रहा है कि नहीं डायरेक्ट उसने जो राइटर ने कहा वो अलग बात है। तो बड़े बड़े फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कौन थे जिन्होंने आपको ऐसा कहा? अब वो खैर नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत जाने माने लोग होते हैं। जैसे अब जैसे विनोद दुआ बहुत बड़े आदमी रहे अपने जर्नलिस्ट, वो मुझसे कोई होंगे 4-5-6 साल छोटे होंगे। तो जब मैं थिएटर करने लगा था तो ये यंगस्टर्स कॉलेज से आते थे वगैरह वगैरह, बहुत एक्साइटेड, गाता बहुत अच्छा था विनोद। तो अब जैसे वो सिर्फ जोड़े रहना चाहते थे, उनको एक्टिंग से कोई खास वास्ता नहीं था। तो अब मेरी रिलेशनशिप उनसे बहुत अच्छी हो गई। सिमिलरली जो वेल नोन लोग हैं, जैसे बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी मेरी विनोद से, और वो अलग किस्म की रिलेशनशिप थी कि वो मैं उनका ना फैन है या कुछ है या वो जानता कुछ नहीं, दोस्त रहे, स्टेज पे संग काम किया है, मैंने उन्हें डांटा हुआ है वगैरह। इसी तरह पवन मल्होत्रा जो बहुत ही अच्छा एक्टर है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है,
ब्लैक फ्राइडे में काम किया है, सनी लंगड़े पे मत रो, बहुत अच्छा काम करते हैं इसमें। व्हाट्स क्या नाम है, जब वी मेट में चाचा का रोल करता है वो करीना कपूर का, मतलब बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया आदमी भी है। अब उन्होंने शायद, मुझे पता नहीं, पहले या दूसरा प्ले उनकी जिंदगी का वो मेरे संग किया। अच्छा। उनका बॉडी मूवमेंट इतना अच्छा था, वो मेरा जानवरों के बारे में था। तो ही प्लेड अ कुत्ता, तो इतना बढ़िया कुत्ते का मूवमेंट उन्होंने किया है, अच्छा रोल था, लेकिन उनका नाम था कुत्ता। अच्छा। नाम भी कुत्ता। अब मैं उन पवन को बुलाता था कुत्ता। अरे अब ये थिएटर की बात है कि मैं उनको कुत्ता कह के बुला रहा हूँ, उसका कोई मतलब ही नहीं है कि मतलब सिर्फ किरदार का नाम लिया जा रहा है। अब पवन क्रिस भी मुझे काफी याद आती है, मुझे कुमकुम जो हमारी वो है उनकी भी बहुत याद आती है कि जो संग हम काम करते थे तो कैसा मजा आता था। इसी तरह काफी और भी लोग हैं, बड़ा अच्छा मजा रहा जी। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े नॉस्टैल्जिक हो गए हैं थोड़ा सा। हाँ थोड़ा बहुत, नहीं थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिक होना बनता है। बनता है सर, बिल्कुल। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि आप जैसे बात कह रहे थे, मुझे दिमाग में मेरे चल रहा था कि जैसे पर्दे के जो आगे लोग जो एक्टर्स काम करते हैं, उनके इमोशंस और उनके जो जीवन के बारे में है हमें पता चल जाता है बहुत हद तक, क्योंकि वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। बट जो पर्दे के पीछे लोग रहते हैं, जैसे डायरेक्टर्स, राइटर्स एंड क्रू सारे, तो उनके इमोशंस में क्या फर्क आता है सर? अब देखिए, ये तो हर राइटिंग के बारे में है, हर वो क्रिएटिव चीज के बारे में है कि आप जब अपना रियाज कर रहे हैं किसी डांस का या गाने का या किसी भी चीज का या लिख रहे हैं, तो एक तो आदमी एक्चुअली जब अपना क्रिएटिव प्रोसेस होता है उसमें बहुत लोनली होता है। तो उसके लिए ये मेरा ख्याल है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अगर 2 आदमी उसकी बात सुन रहे हैं या 4 आदमी उसकी बात सुन रहे हैं और शेयर करें कि हाँ हमने भी ये महसूस किया है, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं वगैरह। अगर आप एक रिएक्शन लेते हैं तो इसका मतलब आप पहुंचे हैं कहीं तक। तो ये एक तरह से, तो जब तक कि आप प्रोसेस में हैं तब तक तो मैं दिखाना नहीं चाहता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्रोसेस में से बाहर होता हूँ, खासतौर शायर का तो बहुत ही होता है, मैंने शेर कहा तो मुझे किसी को सुनाना तो जरूरी है, लेकिन प्ले में बहुत वक्त लगता है किसी को किसी बात पहुंचाने का। तो इसमें अब कई दफे, जैसे शुरू में जब मेरा बड़ा प्ले एक कोई कामयाब हुआ था जो मैंने डायरेक्ट भी किया था, उसमें मैं एक्टर नहीं था, लेकिन उस जमाने में देखने का तरीका अलग था, मैं अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक साहब मुझे मिले कि अच्छा आप भी थे उस प्ले में, मैं डायरेक्टर था, मैं उसका राइटर था। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ वो मैंने लिखा था और मैंने डायरेक्ट किया था। अच्छा अच्छा, आपने लिखा था आपने डायरेक्ट किया था, मतलब आप एक्टर नहीं थे इसलिए आपको खास आदमी नहीं थे उसमें। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टर और राइटर वगैरह है, ये मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 40-50 सालों में जो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है उसमें उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, लोग आपसे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो प्लेस होते हैं उनमें कैरेक्टर्स के जो इमोशंस हैं बहुत उभर के आते हैं, है ना? और दे सीम लिटिल, मतलब यू नो, पीपल कनेक्ट विथ इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मैं सॉरी, हाँ नहीं, आपने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया। पीपल आर, मैं कह रही हूँ कि मैं को फिर से शुरू करती हूँ, ठीक है? आपके जो प्लेज में ऐसा देखा गया है कि कैरेक्टर्स के जो इमोशंस होते हैं बहुत उभर के बाहर आते हैं, एंड लोग उससे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कैरेक्टर्स के इमोशंस के, ये कैरेक्टर्स से। तो व्हाट इज दैट आइडिया और प्रोसेस जिसके वजह से ये कैरेक्टर्स के इमोशंस इतने अच्छे बाहर आते हैं प्लेज में?
अब ये बहुत मुश्किल, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, एक्टर कैसे कह रहा है और बाकी सारी बातें। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैंने एज ए राइटर इन्वेस्ट किया है अपने आप को हर कैरेक्टर के साथ, तो वो जो कैरेक्टर है वो एक अपने आप में जिंदा कैरेक्टर बनता है। मुझे अपने आप को एज ए पर्सन आई हैव टू इन्वेस्ट माई सेल्फ। तो मुझे एक बात बहुत पहले समझ में आ गई थी कि जो मेरा मेन एक्टर है, जिसको काफी सारा डायलॉग्स मिलने वाले हैं, काफी सारा वक्त मिलने वाला है, उसके पास अपना एक अलग ग्राफ बन जाएगा। वो एक आसान चीज पे, लेकिन एक कैरेक्टर जो कि ये अब आया है और अब चला गया, फिर आएगा नहीं शायद, या आखिर में आएगा किसी के लिए, तो जो छोटा रोल इन टर्म्स ऑफ टाइम होता है, इन टर्म्स ऑफ डायलॉग होता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंट ऑन स्टेज होता है, उसको राउंडेड कैरेक्टर बनाना मुझे लगता है कि प्ले राइट का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके यहाँ भर्ती का वही कोई कैरेक्टर आके घूमना ना आ जाए। उस आदमी का भी एक किरदार होना चाहिए। अगर आप ये ध्यान रखेंगे, मैं ही नहीं मतलब अच्छे कोई भी अच्छा प्लेयर है, कि जब भी आप किसी किरदार को देखेंगे उसकी बात खत्म होगी, आपको भी याद होगा बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे एक छोटा किरदार बहुत पसंद आता है आपको। उस छोटे किरदार पे शायद लेखक ने ज्यादा काम किया है, क्योंकि सिर्फ उतना सा ही उसके पास वक्फा था कि जिसमें वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। और ये डायरेक्टर को भी मालूम है, ये राइटर को भी मालूम है, और ये एक्टर को भी मालूम है। तो ये जो प्रोसेस होता है प्रोजेक्शन वाला, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है मेरा ख्याल है। अनलेस वी टॉक अबाउट ए कैरेक्टर उस प्ले का, इसके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे आपने बहुत सारे प्लेस जो हैं डायरेक्ट भी किए हैं और बहुत सारे लिखे भी हैं, तो आपके हिसाब से मैं ज्यादा डायरेक्शन की यहाँ बात करूंगी कि एज ए डायरेक्टर आपके क्या क्या लर्निंग्स है? अगर कोई बडिंग राइटर या फिर बडिंग डायरेक्टर अगर शुरुआत करे अपने प्लेस, मान लीजिए प्लेस के डायरेक्ट करने में शुरुआत करे, तो क्या क्या चीजें हैं जो उसे ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल कतई इस मामले में यंगस्टर क्या करना चाहिए, मैं तो आई एम यंगस्टर माई सेल्फ। मुझे जब मैं प्ले लिखता हूँ तो मैं बिल्कुल, मुझे याद नहीं रहता कि मेरी उम्र क्या है। जो लोगों को मतलब गलत बात है, मुझे याद रहना चाहिए, लेकिन याद नहीं रहता मुझे, तो एक अलग सिलसिला है। मेरे किरदार की जो उम्र है वो मेरी उम्र हो जाती है, लिहाजा मैं क्या कहूँ किससे किसके तरीके से, वो बात दूसरी है। लेकिन the only thing, the two things about being writer, बाकी बाद में डायरेक्शन के बाद में बात में, कि देखिए जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, आपके दिमाग में आइडिया है, जब तक कि आप के कागज पे बैठ के लिखेंगे नहीं, आपको पहला सेंटेंस पे पता चलेगा कि आपको नहीं मालूम कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि पूरे प्ले के प्रोसेस, आपने प्ले लिखना क्यों शुरू किया और आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो याद रखना बहुत जरूरी है। आपको हर वक्त आपको रिमाइंड करते रहना चाहिए कि मैं किस बारे में प्ले लिख रहा हूँ, क्योंकि अनलेस दैट स्टेज विथ यू, दैट वन लाइन, दैट टू लाइन्स, दोस टू लाइन, नॉट द स्टोरी बट द थीम, मोर देन दैट द सेंट्रल आइडिया, जो आप, मैं चाहता हूं कि जब ऑडियंस उठे तो उसको ये लगे, ये वाला आइडिया जो है, ये मुझे लिखते वक्त एक मिनट को भी वो नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। अब डायरेक्शन में भी रफली यही बात है कि मैं कोई सीखा हुआ ये कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े इस तरह के लोगों से काम किया है, और मुझे नहीं मालूम कि उनमें और मेरे तरीके से मैं देखने में क्या डिफरेंस है, सिवाय इसके कि उनको पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं मुझे नहीं मिलते। खैर वो अलग बात है, लेकिन सच बात तो ये है कि अगेन द सेम प्रोसेस, कि आप जो इम्पैक्ट चाह रहे हैं वो क्या आदमी नजदीक आके इस तरह से कहेगा,
या चलते में कहेगा या ऑर्डिनरीली कहेगा, किस तरह से कहेगा, उसका एक इमेज बनती रहती है आपको, अगर आप सीन में इन्वॉल्व है तो। अब उसके बाद कि वो यहाँ खड़ा होकर बोलेगा ये दिस बिकम्स अनइम्पोर्टेंट एक्चुअली। किसी भी एक्टर से कहना कि तुम यहाँ के ये बोलो, इसका मतलब आप उनको रोल नहीं समझा पाए। उनको अपने आप ही ऑटो सजेशंस मिलने चाहिए कि मुझे ये ऐसे कहना चाहिए, तो उसमें से आप चूज करिए फिर। मतलब आई थिंक डायरेक्टर शुड बी इन अ पोजीशन टू चूज। मैं इतना, मुझे लक नहीं है कि मुझे एक्टर्स सारे प्रोफेशनल्स के संग काम करने का मौका मिले, लेकिन जब भी मिलेगा तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि मैं कहूँ अब मुझे करके दिखाइए ना, फिर मैं चूज कर लूंगा, मेरी आसानी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं जो बड़े डायरेक्टर्स होते हैं कि दे लेट द एक्टर बी। I haven't had the pleasure of directing too many professional actors that way. तो वो वाला प्रोसेस अपना अलग फिर होता है, फिर उसमें मूवमेंट पे भी ध्यान देना पड़ता है। ओवरऑल एस्थेटिक्स जो है स्टेज की, उसका तो बहरहाल ध्यान रखना ही पड़ता है कि लाइटिंग क्या हो और किस पे बात पे फोकस हो। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात स्क्रिप्ट है, और वो मेरे लिए गॉड है कि मैं किस तरह से वो स्क्रिप्ट सबसे अच्छी तरीके से अपने ऑडियंस तक पहुंचा प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि सर जैसे आपने कहा, मैं उसी भी बात करना चाहूंगी कि इम्पैक्ट बनाना बहुत जरूरी है। आप चाहे प्ले कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं या फिर कोई भी छोटी से छोटी चीज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। आपको खुद उससे इम्प्रेस्ड होना चाहिए। इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड टू व्हाट यू डूइंग, आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, मैं एक बार मानस भाई से, हाँ मानस है, हाँ मैं एक बार ना फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वो टाइमिंग आ गया, तो फिर मैं एक बार रीस्टार्ट कर रही हूँ। फिर एक क्वेश्चन और है, और मानस भाई एक बार रीस्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है? हाँ ठीक है, I'll join again immediately. हाँ 5 मिनट से मेरे को दो। ओके तो अब हम कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ टॉक सेक्शन कि आपका प्ले एक मामूली आदमी अभी शिकागो में रिसेंटली स्टेज हुआ था, तो कैन यू जस्ट टॉक अबाउट दैट कि हाउ वाज द लाइक रिस्पांस फ्रॉम द पीपल देयर? खैर देखिए, मुझे वही रिस्पांस जो कि आपने शायद सोशल मीडिया पे अगर देखा है, तो उन्हीं लोगों ने फोन करके भी वही बताया कि कैसा रिस्पांस रहा। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे उन एक्टर से सबसे जूम पे बात हुई थी प्लेस के पहले, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई कि राइट फ्रॉम द डायरेक्टर टू एवरीबॉडी एल्स इतने कमिटेड थे अपने दिस थिंग। हर रोल इतने ध्यान से पढ़ा गया था, और किसी भी बात को कि हम ये निकाल देते हैं या ऐसा कुछ नहीं। सैक्रोसैंक्ट उन्होंने प्ले को बाय इटसेल्फ समझ के, और कई दफे मैं कह रहा था इसको मत रखिए टाइप ऑफ अ थिंग ऑल्सो, कि मेरा में इतना जरूरी नहीं था, लेकिन वो लोग तब तक उससे कन्विंस्ड हो चुके थे। तो वही वाली बात मैंने आपको जो बताई थी ना कि मुझसे वो कह रहा है मेरा एक्टर कि सर राइटर ये कह रहा है, तो मैं अब थोड़ा सीख गया था, इसलिए मैंने कोई बहुत ज्यादा अपने आप को उस पर कहने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय द कन्विक्शन ऑफ ऑल द एक्टर्स हु डिड इट, एंड apparently they were very successful shows, very, I mean, much applauded and kind of a thing. And मुझे लगता है कि जितने लोग कल्चरली इंटरेस्टेड हैं शिकागो सिटी में, they also appreciated it very much. अब ये कि जिस तरह का मास रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे मिला है, वो तो बहरहाल वहां मिलना मुश्किल है, लेकिन इसमें शायद नॉस्टैल्जिया ऑफ इंडिया एंड द इश्यूज फेसिंग इंडिया, उसका भी लोगों का अपना इन्वॉल्वमेंट है। और जो डायरेक्टर थे हमारे, वो खासतौर से, आपको पता नहीं, उसके जो प्ले है उसमें जो हमारा एक मामूली आदमी है, वो कैंसर उनको है, तो ये खुद कैंसर सर्वाइवर है डायरेक्टर। तो उनका जो
पर्सनल उसके संग इन्वेस्टमेंट था अपने प्ले के साथ, वो इतना जबरदस्त था। लिहाजा जब मेरी उनसे पहली बात हो गई, उसके बाद मुझे लगा ही नहीं कि उन्हें कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट टेक्निकलिटीज की लाइट कहाँ से डरी होगी, लेकिन अगर वो कन्विक्शन आपके पास है तो आप कुछ ना कुछ सही ही करेंगे। तो मेरे खबर यही है कि वो बहुत अच्छा गया। मेरे जो दोस्त है वहां पे शिकागो में या कहीं भी, उन लोगों ने भी उसकी बड़ी तारीफ की। बिल्कुल। सर मैं एक्चुअली 2 दिन पहले ही वो पूरा आप मुझे एक स्क्रिप्ट मिली थी, मैंने उसे पूरा पढ़ा और मैं सच में ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे कभी मौका मिला कि मैं उस स्टेज को देखूं, मैं जरूर जाके देखूंगी, बिकॉज दैट इज सच अ पावरफुल मतलब प्ले है ना वो, और इतना इम्पैक्टफुल है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है मतलब मुझे पढ़ के मुझे बहुत उसमें मेरा भी बहुत पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, इन द सेंस के वो इट स्टिल स्टेज विथ मी। लेकिन आप और भी प्लेस पढ़ लीजिए, आपको मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक है शत्रु दी एनिमी विदिन, वो शायद कॉन्टेम्परेरी नहीं लगेगा आपको, चूंकि वो एक बुद्धिस्ट लेजेंड पर बेस्ड है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो कतई मॉडर्न प्ले है। और आज के बारे में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, फॉर एग्जांपल, अ सेक्युलर गवर्नमेंट which every government has to be and a non-secular government. Now ये उस प्ले में जिक्र नहीं आता इस बात का एक दफा भी, लेकिन when you start seeing it, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि it has nothing to do with the way the state is run, it is the way you run yourself. तो उसमें बड़ा फर्क की बात थी, तो अपने आप आ गया क्योंकि बुद्धिस्ट लेजेंड था वो। तो आपको, मेरा ख्याल है, अगर आपको शौक है, मैं आपके हर लिसनर से कहना चाहूंगा कि भाई किताब, आप अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कतई भी ये चलन नहीं है कि हम एक नाटक उठा के पढ़ें। नाटक पढ़ने में, और थोड़ा सा अगर जोर से पढ़ें अपने आप नाटक, तो एक आपको नॉन फिक्शन का मजा भी मिलेगा, एक्सपांस भी मिलेगा, और एक फिक्शन का मजा भी मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर प्लेज में जो कहानी कही जा रही होती है वो कहानी है, लेकिन सब्जेक्ट उसका बड़ा अलग होता है, इसीलिए इसका नाम प्ले आया। कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एक गेंद को उछालने की, लेकिन मैं कितना स्पेस कवर कर रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ कोर्स में जो, अगर हमारा प्ले लग जाता है तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर काश, अब मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसी विधाओं में लिखता हूँ सोनल कि उसको कोई खरीदता नहीं। जैसे कौटिल्य बुक्स ने मेरे बड़े अच्छी अच्छी खूबसूरत किताबें छापी हैं, बहुत कृपा है उनकी, क्योंकि बहुत ही अच्छे हार्ड कवर्स में उन्होंने मेरी किताबें छापी हैं। एक तो रोशनाई जो कि अब आने वाली है, इसके अलावा एक मामूली आदमी, शत्रु दी एनिमी विदिन, बुद्ध की राह में गालिब से मुलाकात जो मेरा दूसरा फेवरेट प्ले है, और तारामती। इन सब तरह के प्लेट्स के लिए अब मैं आपको उनकी शक्ल दिखाता हूँ कि वो कितने सुंदर प्लेस है। देखिए जो उन्होंने छापे हैं, हाँ, बहुत ही सुंदर है, दिस हार्ड कवर। और कवर बहुत बहुत प्रिटी है कवर इसका जी। और ये हमारा फैमिली प्रोडक्शन है, क्योंकि ये वाला स्केच उन्होंने बनाया है आलोक लाल साहब ने, ये जो है स्केच मेरे छोटे भाई मनोज लाल साहब ने बनाया है, और पूरा डिजाइन जो है उसको इकट्ठा किया है मानस लाल और मनोज लाल ने। तो हमारा काफी फैमिली का काम चलता है इस मामले में। ये एक मामूली आदमी की जो लेटेस्ट वर्जन है, ये मानस लाल की डिजाइन की हुई किताब है, और बहुत अपने आप में खूबसूरत किताब भी है। और अब थोड़ा बहुत असर होना चाहिए, लेकिन जो मैं आज बात करना चाहूंगा, जो अभी आई है, अभी बाजार में नहीं आई, वो है मेरी किताब रोशनाई। रोशनाई में मैं कोई पिछले 60 साल से ज्यादा से शायर हूँ,
तो ये मेरे, आप समझ लीजिए कि 60 साल के तजर्बे का है, और तजर्बा हमेशा अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसमें मेरा काफी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के, चाहे वो जवानी का, बचपन का, लड़कपन का, या आपके फिलोसॉफिकल एटीट्यूड, उन सब का निचोड़ बन जाता है, या आपके पॉलिटिकल स्टैंड का, या सबका। तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि रोशनाई लोगों को पढ़नी चाहिए, और ये भी बहुत खूबसूरत किताब छापी है कौटिल्य ने। तो आप, और सोनल, आप जरूर पढ़िएगा। आप चाहे मेरी कितनी तारीफ कर लें वो एक बात होगी, लेकिन पढ़िएगा। बिल्कुल, उसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए। मैं जिस दिन पहले आओगी मैं पहले बुक करने वाली हूँ ये बुक। बिल्कुल। आप हमें बता सकते हैं रोशनाई के बारे में क्या है, मतलब इसका मेन क्या है, किस चीज पे बेस्ड है ये? शायरी काहे पे बेस्ड होती है? मुझे तो बड़ा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। मेरा कहने का मतलब है कि इसका कुछ मतलब मेन है कि हाँ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स। It's a collection of poems and the subjects are different, but ऐसा होता है कि हर शायर के लिए तकरीबन, अगर आप सीरियस पोइट है तो उसमें एक कंसिस्टेंसी और फिलॉसफी इस तरह के एटीट्यूडनली उसमें निकल के आता है, तो जाहिर है कि इसमें उस तरह की बातें लोगों को नजर आएंगी। मुझे जो अपने आप की जिंदगी का लॉजिक नजर आता है वो इसमें रिफ्लेक्टेड है। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि इसके मैं एक दो एग्जांपल्स देना चाहूंगा। अब जैसे रोशनाई जो है ये मेरी एक नज्म का नाम है, जिसकी वजह से किताब का नाम रखा गया। अब रोशनाई में एक लाइन है, रोशनाई मैंने, आप जानती क्या होता है? रोशनाई मैंने इंक, इंक। और रोशनाई के लिए एक और लफ्ज होता है उर्दू में, स्याही। स्याही, ओके। अब स्याह माने डार्क, और रोशन अगर आप नाम सोचे तो रोशन। तो मेरी जैसे रोशनाई नज्म है उसमें है, स्याही काली सही रोशनाई है फिर भी। मुझे लगता है ये एक लाइन जो है ये काफी हद तक ये रिफ्लेक्ट करता है कि मेरी शायरी किस विषय पर है। ये वाली एक लाइन, सियाही काली सही रोशनाई है फिर भी। इसके अलावा कैफी साहब के संग एक इसमें बड़ा मजेदार किस्सा था। मैं अपने आप को एक्चुअली, मैं अपनी खुद की शायरी के बारे में या खुद के क्रिएटिव वर्क के बारे में बड़ा अजनबी हूँ। आई एम एन आउटसाइडर टू व्हाट आई एम डूइंग, क्वाइट सीरियसली। तो जैसे मेरे गजल का एक शेर है कि अपने ही कागजों में मुझे अजनबी मिला, पहले कभी कहे हुए अशार देखकर। तो मुझे लगता ही नहीं मैंने कहा है। और एक मेरी और नज्म है जिसमें मैं कहता हूं कि आजकल अक्सर ऐसा पाता हूं अपने अशार भूल जाता हूं, मुझे दूसरों के तब भी थोड़े बहुत याद रहते हैं, अपने अशार भूल जाता हूँ, विच मीन्स मेरे लिए वो मोमेंट आया गया हो गया। और ये बहुत लक की बात है कि ये सब इकट्ठा हो गया, और ये कंप्यूटर के जमाने की बात ज्यादा है, क्योंकि अवेलेबल है, नहीं तो अवेलेबल नहीं होता। इसका मैं आपको जो मैंने शुक्रिया नामा लिखा है उसके शुरू की लाइनें इसलिए बताना चाहता हूँ कि उसमें वजह क्यों ये शायरी का मजमुआ मैंने निकाला। वो ये है, कोई 25 बरस पहले कैफी आजमी साहब के साथ उनके जानकी कुटीर के खूबसूरत घर में शाम का वक्त था, और हस्ब मामूल मैंने एज यूजुअल कुलकुले मीना, शराब का कुलकुले मीना का बैकग्राउंड था। बात में मैंने उन्हें अपने 2 अशार सुनाए, एक पुराना और एक नया। पुराना शेर यूं था, दोबारा जिंदगी जीने का हक नहीं मिलता, खुद अपने शेरों पे इस्लाह कर नहीं सकते। और नया शेर ये था कि पुराने शेरों पे इस्लाह खुद ब खुद होगी, नई गजल से संवारूंगा अपने दिल की किताब। तो अब इसमें कहने में तो छोटी बात है, लेकिन इसमें कितने रिग्रेट से आप बाहर निकल के तब भी नए लुक देने को तैयार है उस तरह के। तो कैफी साहब ने मुझसे कहा, अशोक अब आप अपना दीवान यानी अपनी किताब अपने छाती पर रखकर नहीं ले जाएंगे। So that was one of my very early inspirations to actually write my poetry and present it as a book. जी बिल्कुल बिल्कुल।
और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं चाहूंगी कि अगर आप बुक साइन कर रहे हो तो मैं मेरे कुछ दोस्त हैं जो दिल्ली में हैं, अगर मैं आ सकी तो मैं, वरना वो जरूर आएंगे और आपसे मेरे लिए बुक लेके आएंगे वो, बिल्कुल। क्यों आप दिल्ली, आप कहाँ रहती है? मैं बिहार से हूँ। अच्छा अच्छा, आप बिहार से रहती है। बिल्कुल चलिए, इंशाल्लाह आप दिल्ली आएंगी या मैं बिहार आऊँ। बिल्कुल 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 सर। ओके, सो कमिंग टू आवर शॉर्ट सेक्शन, ठीक है, हमारा एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे मैं कुछ सवाल करूंगी आपसे और उसका बहुत जल्दी में आपको आंसर देना। आसान वाले पूछिए। बहुत आसान है। हमने जितने हमें एकदम लंबी लंबी बातें करनी थी कर ली हमने, अब एकदम बहुत जल्दी जल्दी वाले हैं, ठीक है। A movie which has impacted your life. जापानीज फिल्म इकिरू। इकिरू, ओके। लिविंग, जिस एक मामूली आदमी पर उसका बहुत असर है। अच्छा, ठीक है। A writer whose writing has influenced your writing style. मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि कोई मुझे इन्फ्लुएंस एक्चुअली करे, सच बात है, लेकिन मेरी शायरी में हमारे सबके एक उस्ताद शायर होते थे आलम फतेहपुरी साहब, उनका पर्सोना, उनके बोलने का अंदाज, उनके कहने का अंदाज, दैट मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी एज फार एज पोइट्री इज कंसर्न। और जहां तक असल में मुझे जो मैंने किया नहीं है, बहुत मुझे करना चाहिए, मुझे कॉमिक राइटर्स बहुत पसंद रहे हैं। अच्छा। हमारे अनफॉर्चुनेटली हिंदी में कम है, लेकिन जैसे हरिशंकर परसाई, वो मुझे मतलब इतने पसंद है कि मुझे लगता है उनका जादू एक आध दफे मुझे मिल जाए, इस तरह की बात है। तो मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि मुझे उसने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। अब जैसे प्रेमचंद है, वो आज तक आपको इतना इम्पैक्ट है उनका आपके ऊपर कि वो आप उनसे अलग नहीं हो सकते। वो बचपन से मेरा दिलीप कुमार के संग है, वैसे मेरा प्रेमचंद के संग है। उस तरह से एक इम्पैक्ट रहा है। क्या उसका इन्फ्लुएंस रहा है मेरे तरफ, मुझे नहीं पता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग टू वॉच कंटेंट अदर देन बॉलीवुड स्टफ, सो व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस? Are you meaning the OTT and so on? नो, जस्ट लाइक अगर किसी को वर्ल्ड सिनेमा देखना है, ठीक है, और बॉलीवुड को छोड़ के, तो क्या आपके रिकमेंडेशन जिससे वो शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली इसमें बड़ी लॉटरी वाली बात होती है। अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं, आई वॉज वेरी लकी, मैंने इस तरह का कोई सोच के लिए, बट आई वॉज एबल टू सी ग्रेट वर्ल्ड सिनेमा, क्योंकि मेरे दोस्त थे। और फिर मैंने एक फिल्म लिखी थी, शुरू में 82 में लिखी थी। उसके बाद जो मेरे साथी हुए वो सारे फिल्म वाले साथी हुए। इस तरह फिल्म फेस्टिवल्स का चक्कर चला। तो फॉर एग्जांपल जब ईरानियन फिल्म्स हैं, ईरानियन फिल्म्स का बहुत इम्पैक्ट, जिसके बारे में बाद में बहुत बात हुई, तो एज इट वाज अनफोल्डिंग मैंने सारे वहां के डायरेक्टर्स का काम देखा। सो दैट मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। इसी तरह ईस्ट यूरोपियन जो सिनेमा है उसका जवाब ही नहीं है। जापानीज सिनेमा, वैसे तो हर सिनेमा का अपना एक कोई इम्पैक्टफुल चीज है। अब जैसे जापानीज सिनेमा में कुरोसावा की सारी फिल्में, एक एक फिल्म का इम्पैक्ट बहुत पड़ा। अब मुझे फॉर एग्जांपल सत्यजीत रे और कुरोसावा और ये सब मेरे संग इकट्ठे हुए, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में काम, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि मेरे लिए ये हिंदुस्तानी है और ये हिंदुस्तानी नहीं है, उसका इम्पैक्ट कभी नहीं रहा। मेरे लिए दुनिया एक मतलब the whole world is a stage type of a thing. बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप डिस्कवर करना पड़ेगा। हाँ, और मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप अपने आप को एक ऐसे इंसान मानते हैं, मैं जनरली बात कर रही हूँ, कि जो आर्ट में विश्वास रखता है या आर्ट को बहुत करीबी की नजर से देखता है, तो उसे ये चीज बहुत ध्यान रखनी होती है कि आप जैसे आप किसी चीज को ना वो नहीं करें कि ये यूरोप का है, ये जापान का है, सबको एक साथ लेके चलें, है ना? कि बिल्कुल ह्यूमन बीइंग को डिवाइड नहीं करना चाहिए, मेरी राय है। चाहे वो कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे देश हो, चाहे कुछ हो, सफेद हो, काला हो, और
अगर आप ये सब करते हैं तो आप मेहरबानी करके आर्ट्स और लिखने का नाम या किसी भी चीज का नाम बदनाम मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे जिसे हमने नाम दिया है सिचुएशनल शायरी। ठीक है, मैं कुछ 2 या 3 या अराउंड 4 क्वेश्चंस है। इसमें मैं आपको सिचुएशन दूंगी और आपको अपने अंदाज में कोई शायरी फरमानी है। अल्लाह इतना, ये तो टेस्ट ले रही हैं आप। टेस्ट नहीं ले रही, मैंने सुना है कि आपकी शायरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन उस तरह की शायरी, देखिए ऐसा है कि मुझे वो वाली सिचुएशन इम्प्रेस करना चाहिए। बहुत इजी है। देखता हूँ आपके लिए इजी होगा सर। आज के मॉडर्न रिश्तों पे कुछ हो जाए। यार मैंने एक नज्म कर रखी है, सुना दूंगा आपको छोटी सी। बिल्कुल बिल्कुल। लोग वो जिनको अगर दूर से देखो तो ये महसूस हो कितने नजदीक हैं, गुमशुदा धागों से यूं रिश्ते बंधे हैं उनके कि अगर धागे नजर आए तो पैबंद लगे। और नजदीक से देखो अगर उन रिश्तों को, ऐन मुमकिन है कि रिश्तों की बुनाई को शक की दीमक ने जगह जगह कुतर रखा हो, और मोहब्बत के दिखावे की वो हल्की सी परत जो उभर आई हो जिस्मों के करीब आने से, उसको हालात के नाखून भी खुरच सकते हैं। लेकिन ये पुरानी नज़्में मैंने अभी नहीं कही। बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डीप है ये जो कहना चाह रही है इसमें बात, तो बहुत डीप है ना। लेकिन ये देखिए, वही रिश्ते पहले भी ऐसे होते होंगे, मुझे क्या मालूम। लेकिन ये कि मैं जिस रिश्ते को देख रहा हूँ, देखिए एक है कि दुनिया के हर रूप में यारो मेरा असर भी शामिल है। दुनिया के हर रूप में यारो मेरा असर भी शामिल है। जो मैं देख रहा हूँ उसमें मेरी नजर भी शामिल है। तो मैं कोई भी रिश्ता कैसे देख रहा हूँ, उसमें जिनके बीच रिश्ता देख रहा हूँ उसकी बात नहीं है, मेरी भी तो बात है। हाँ ओके। दूसरी कि आप अपने इश्क का इजहार करना हो तो। सोनल देखिए, ये मैं 24 घंटे करता रहता हूँ, इसलिए मैं इस वक्त नहीं करूंगा। नहीं, इश्क का इजहार मेरे ख्याल एक दफा देखा तो हो गया, कुछ कहने की मतलब नजर से ज्यादा होता है, अल्फाज की जरूरत कम पड़ती है। ओह अच्छा, आपकी किसी गहरी दोस्ती को डेडिकेटेड। किसी गहरी दोस्ती को डेडिकेटेड। हाँ, कुछ बात कहूँ। हाँ, यार ये तो दिस इज अ टेस्ट। नो दिस इज नॉट अ टेस्ट। मैं इतना एहसानमंद हूँ, जैसे मैं अपने आप में, मैं जो उस तरह का सवाल होता है, मैं कौन हूँ। आप सोनल मुझसे सवाल पूछ रही हैं, सोनल इतनी अच्छी लग रही है, तो मैं एक अशोक लाल हूँ। इसके अलावा मैं एक मानस लाल का ताऊजी हूँ। इसके अलावा मैं अपनी पत्नी का पति हूँ। तो मेरा जो रूप बना है वो उन दोस्तों से भी बना है। वो मेरा पता नहीं कौन सा हिस्सा देख रहे हैं। तो मैं क्या क्या डेडिकेट करूं, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि मेरा वो क्या हिस्सा है जो मैं डेडिकेट करूं। हर एक को मैं अपना दिल देने को तैयार हूँ, लेकिन उसका क्या मतलब होता है ये आज तक समझ में नहीं आया। बात आपने ना बहुत सही की है एकदम। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं पास हो गया 100%। एक लास्ट है कि अगर आपको अपने माता पिता को धन्यवाद करना हो तो कुछ शायराना अंदाज में कैसे करेंगे आप। मैंने एक नज्म कही है जिसका नाम है विरासत, और मैं एक मिनट, आप मिनट दें तो मैं, अगर वो मिल जाए तो मैं आपको नज्म सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है वो खत्म करने का बहुत अच्छा तरीका भी है हमारे जो इंटरेक्शन है। एक तो ये नज्म आप जरूर सुने, छोटी सी नज्म है। जब मेरे बड़े बूढ़े मेरी उम्र वाले थे, कितने अक्ल वाले थे, कितने रौब वाले थे, उनको सारी दुनिया के सब सवाल थे मालूम, सब जवाब थे मालूम।
उम्र की वही सीढ़ी आज जब मैं चढ़ता हूँ, मंजिलें नहीं मिलती, बेवजह भटकता हूँ, लग़्ज़िशों में रहता हूँ, उलझनों में जीता हूँ, सब सवाल हाइल है और जवाब गायब है। तो उफ, अपने बुजुर्गों की तरफ जो एटीट्यूड है, वो मैं एक सेकंड वो नज्म विरासत में जरूर सुनाना चाहूंगा, मुझे ऐसे याद नहीं रहता है। इसमें है साहब कि ये मैंने अपने पेरेंट्स की 50th वेडिंग एनिवर्सरी पर ये नज्म कही थी जी, और उसके बाद मैंने जो मेरी फैमिली है सबके लिए मैंने कहा है कुछ ना कुछ। जब अंधेरों से मैं डर जाता हूँ अब भी अक्सर, तेरी उंगली को पकड़ने का ख्याल आता है। मुस्कुराहट हो या आहें या खुशी के आंसू, हर एक एहसास की लज्जत में समाया है तू। जब उभरती है रसोई से रसीली खुशबू, जब किसी फूल के चेहरे पे जमाल आता है, तेरी उंगली को पकड़ने का ख्याल आता है। मेरी आवाज, जुबा और मेरा अंदाज, नजरिए इम्कान तूने ही बांधे मेरे साथ के साजो सामा, फिर भी गर मन में मेरे कोई वबाल आता है, तेरी उंगली को पकड़ने का ख्याल आता आता है। बहुत खूबसूरत सर। अब पता है मुझे, मैंने ये सेक्शन इसीलिए रखा था कि ताकि मैं आपसे सुन सकूं सारे शायरी और नज्म। अब तो मुझे ना इतना ऐसा लग रहा है कि कब आपकी बुक आए और कब मैं लूं फटाफट। बिल्कुल। है। अरे वाह, क्या आपके कुछ और रीडर्स को भी ऐसा लगे तो क्या कहना। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे नहीं बोल, मैं तो एकदम सबको इंकरेज कर रहूंगी कि आप प्लीज आपकी बुक लें सब कोई, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत प्रीशियस टाइम देने के लिए। और मुझे थैंक यू सोनल, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करने में। बहुत शुक्रिया सर। और मुझे उम्मीद है कि हम आगे मिलेंगे और मैं आपसे मिल के पर्सनली बात करना चाहूंगी। इंशाल्लाह। बिल्कुल। I look forward to it. Yeah. थैंक यू सर। Okay. Bye. बाय।